हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं सभी का नेक्स्ट टॉपर की इस बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में, जहां पर आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तकरीबन 6 से 7 मार्क्स के यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2024 की बात की जाए तो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के 2, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में 1 मार्क्स के 5, 2 मार्क्स के 5, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर यहीं से उठ के आया है, लेकिन ये तुम्हारे जितने भी नंबर ऑफ सेट्स होते हैं उसमें से एक एवरेज नंबर निकाला गया है। 2020 का डेटा भी तुम्हारे सामने। चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इस चैप्टर को किस किस हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, अगर मैं एक छोटा टॉपिक भी ना छोड़ू तो बड़े बड़े अध्याय में इसको तोड़ा जाता है। कि सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की बात आएगी, ठीक है। उसके बाद हम पोटेंशियल के बारे में, जो चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में समझते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। हम इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आएगी, इसमें बहुत सारी बातें आएगी। फिर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस करके कांसेप्ट आता है, उसके बारे में समझेंगे, जो इस चैप्टर का हॉट टॉपिक भी है। उसके बाद कहानी आएगी सर कि जो पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी और इस चैप्टर में जो पोटेंशियल पढ़ेंगे, उन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो रिश्ते के बारे में समझेंगे। वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और लास्ट में हम कंडक्टर के बारे में समझेंगे और उसका एक अपर वर्जन यानी कैपेसिटर क्या है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कैपेसिटर में से क्या डेरिवेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम समझने जाएंगे आज क्वेश्चन में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है। तो एक जनरलाइज एक वे है समझाने का कि सर एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ अ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन से वाला है सर, यहां पर जो कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल जी किसके लिए डिफाइन होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए जाने वाला वर्क डन, जो वैल्यू वर्क डन की आएगी उसका नेगेटिव वैल्यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो आगे नेगेटिव साइन आती है, तो हम कंजर्वेटिव फोर्स इंटू करके हमने फोर्स इंटू करके डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, Fe डॉट dr। Fe क्या होता था, हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं कूलम्ब्स लॉ में, K Q1 Q2 अपन करके R स्क्वायर इंटू करके dr इंटीग्रेशन किया, तुम्हें एक जनरलाइज फॉर्मूला मिला K Q1 Q2 अपन R, K Q1 Q2 अपन करके R। मतलब कि दो चार्ज पार्टिकल तुम्हें दे रखे हैं, याद रखना दो चार्ज पार्टिकल की ये बात लिखी जाएगी, दो चार्ज पार्टिकल तुम्हें दे रखे हैं और दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन एनर्जी जिसको लिखा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली इन दोनों के बीच की, ये दोनों सिस्टम बनने के लिए पोटेंशियल कितनी चाहिए होगी, K Q1 Q2 अपन करके दोनों के बीच का डिस्टेंस R लिखा जाएगा, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखना, एक बेसिक सा फॉर्मूला यहां से डिराइव किया गया है। बढ़िया बात सर, ये हमें समझ में आया। हम ऐसा मानते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है कोई चार्ज के लिए, ठीक है। ये बात भी हमें पता है। यहां पर हमें ना थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, एक वे समझेंगे इसको समझने के लिए, इसलिए हम एक कंडीशन लेके चलेंगे कि इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तब हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, इसलिए डेल्टा यू इज इक्वल टू हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन दे रखी है, कब, जब डेल्टा के ई जीरो हो तब की बात लिखी जाएगी, ठीक है। तब उस कहानी में लिख सकते हैं। ये वाली बात 100% ट्रू है, ये वाली बात 100% ट्रू है, लेकिन ये जो बात है वो कंडीशन के साथ आती है। देख, इसीलिए मैंने हर बार बार आपको ये बताया कि जब भी तुम कोई फॉर्मूला याद रख रहे हो तब ये चीजें तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए कि ये किस कंडीशन के साथ आता है। सिचुएशन का समझो, लेकिन साथ साथ उसके फॉर्मूले के लिए ये भी समझो कि ये कोई कंडीशन के साथ आता है, कोई इफ एंड बट के साथ आता है या नहीं आता है, वो भी तुम्हें दिमाग में बात रखनी चाहिए। और कहानी आगे बढ़ती है, हम समझते हैं पोटेंशियल के बारे में। तो उन्होंने ऐसी बात बताई है कि पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, तो कोई एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ा है। अब उस वर्क डन में एक भी खास बात, इस प्रोसेस में भी कुछ खास बात, कि अगर हम उसको धीरे धीरे से लेके आ रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू करके इंटरनल नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इसको लिखा जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया जाने वाला वर्क डन। ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, इसलिए मैं इज इक्वल टू करके डेल्टा यू लिख सकता हूं, इज इक्वल टू करके डेल्टा यू लिख सकता हूं। अब इन्होंने ये बताया कि डिवाइड बाय क्यू लग दो, जिस चार्ज को तुम लेके आ रहे हो ना, डिवाइड बाय क्यू कर दो, डिवाइड बाय क्यू कर दो। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, डेल्टा वी कहा जाता है, इसी को डेल्टा वी कहा जाता है। डेफिनेशन बताई गई है। चेंज इन एक्चुअल में है ना, पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन नहीं होती और ना ही पोटेंशियल डिफाइन होता है, चेंज इन डिफरेंस डिफाइन होता है। डिफरेंस ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी के तुम बेसिक कंसेप्ट, बेसिक रूट्स जानोगे, तुम्हें पता चलेगा कि हम इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, तब जाके हम एक्चुअल में उस पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम डिफाइन करते हैं डिफरेंस, कि सर द चेंज इन मतलब कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जिस चार्ज को लेके आ रहे हो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, ये कब वैलिड होगा, जब डेल्टा के जीरो होगा। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि पोटेंशियल है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो सर वो तो वेक्टर क्वांटिटी था, तो वेक्टर में सर
हमें एडिशन करने के लिए बहुत सारे लॉस की, बहुत सारे डायग्राम्स की, बहुत सारी डायरेक्शन के लिए वो वेक्टर्स वाला फिनोमेना सारा यूज करना पड़े। इसमें खास बात ये है स्केलर की बात होगी तो सर डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं होगी। इसका यूनिट लिखा जा सकता है जूल पर जूल, एनर्जी जूल पर कूलम। तो जूल के लिए लिखा जाता है m1L2T-2, कूलम के लिए A1T1। बस सिंप्लीफाई कर दो, MLT फॉर्म निकाल दो। इसको वोल्ट भी कहा जाता है, जूल पर कूलम यानी वोल्ट में भी इसको जाना जाता है। अब ये तो बात थी जनरलाइज फॉर्म। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? कोई एक सिंगल चार्ज है अपने पास, उसके लिए मैं r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना चाहूं तो कितना होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो लो एक मेथड समझते हैं, उसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है कि सर एक चार्ज q है, मैं उसको इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं p डिस्टेंस पे। ये p पॉइंट है ना, वो डेल्टा, ये q एक बड़ा वाला फिक्स चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पे मुझे इस q की वजह से यहां पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, एक छोटे वाले q चार्ज को इनफाइनाइट से यहां पर लेके आया। इनफाइनाइट पे मैंने मानी थी पोटेंशियल जी कितनी, 0। अब यहां पर पहुंचेगा तो हमें पोटेंशियल जी पता नहीं है, लेकिन सर हमने ये बात हमने समझी है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि ये q और ये छोटा वाला q, ये दोनों चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो यहां पर पोटेंशियल जी लिखी जाएगी k, q बड़ा वाला q अपॉन करके डिस्टेंस r। हाँ, ये 1/4πε लिखा है k की जगह उन्होंने। तो उन्होंने ये बताया कि सर यहां पर डेल्टा u लिखी जाएगी up माइनस u इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वाला 0 हो जाएगा। सर एक्चुअल में देखा जाए तो हम ऐसा लिखते थे ना कि डिवाइड बाय q कर दो, इसके डिवाइड में q कर दो तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। इसके डिवाइड में q कर दो तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। और हाँ, बात तो ये सही है, बात तो ये सही है। तो हमने q वाला मल्टीप्लिकेशन में यहां पर डाल दिया, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो हमें vp माइनस v इनफाइनाइट मिला। q को सिंप्लीफाई किया तो पता चल रहा है कि इक्वेशन लिखी जाएगी k q/r। इसका मतलब ये हुआ कि अगर q चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पे तुम पोटेंशियल निकालना चाहो तो v इज इक्वल टू k q/r मिलेगा। अगर ये डेरिवेशन समझ में नहीं है, थोड़ा सा स्किप कर ले, पीछे जा, स्किप नहीं करना है, पीछे जाना है, स्किप पीछे जा 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए, वापस देख मैंने क्या कहा है। अदरवाइज इस वाले पार्ट को अच्छे से देख ले, तुम्हें समझ में आ जाएगा डेरिवेशन क्या कहना चाहता है। ठीक है, किसके लिए? इन शॉर्ट तुम्हें याद क्या रखना है, इन शॉर्ट तुम्हें याद ये रखना चाहिए कि कैपिटल कोई भी चार्ज q है, उससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखा जाता है k q/r, उसकी डायरेक्शन नहीं। ये जो फॉर्मूला है वो विथ साइन लेना है। कैपिटल q अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में लिखा जाएगा। r डिस्टेंस है, k की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/4πε लिखी जाएगी। ये तो सिंगल चार्ज के लिए। अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आ गए तो p पॉइंट पे कैसे लिखा जाएगा पोटेंशियल। तो बहुत सारे अगर मान लिए p पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है q1 की, q2 की, q3 की वजह से, तो हर एक की वजह से इंडिविजुअल सम कर दीजिए। 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, हर एक की वजह से हमने सोल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब याद रखना कि यहां पर विथ साइन हमें चार्ज की वैल्यू लेनी है, ये दिमाग में बात रखना। किसके लिए? ये ड्यू टू सिमेट्री, मतलब बहुत सारे चार्ज दे रखे तब उस सिस्टम के लिए लिखा जाएगा। अब याद रखना विथ साइन लेने, इसमें डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है, तो क्वेश्चन आसान बनेगा। जैसे कि एक बार पूछा गया था, पूछा नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन के लिए हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यू 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 है, हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यू 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 है। हेक्सागोन के लिए साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, हर एक 10 सेंटीमीटर। चार्ज की वैल्यू भी हमें दे रखी है। हमें ऐसा पूछा गया था कि सेंटर पे बताओ नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ऐसे करके v6 तक। अब तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि देख हर एक के लिए फॉर्मूला तो वही होगा, k q q by r, k q by r, r सबके लिए सेम है, r इज इक्वल टू a, r इज इक्वल टू ए, सबके लिए सेम 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 है, तो सबके लिए सेम ही है, तो क्यों ना मैं मल्टीप्लिकेशन में 6 डायरेक्ट लिख दूं। तो k q by a अपन करके 6 मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, मुझे आंसर मिल गया वोल्ट में। क्या ये बातें तुम समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बता मेरे लाल बाल गोपाल। इसी के साथ कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। कहीं ना कहीं ये डाइपोल तुमने पढ़ी है, कहीं ना कहीं तो पढ़ी हुई है। ठीक है, डाइपोल मतलब ऐसा बोला जाएगा कि दो चार्ज से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज जो कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, जो कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए, जिसका बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 12, तो इसकी डाइपोल मोमेंट लिखी जाती है P इज इक्वल टू Q इंटू 12। ये डाइपोल मोमेंट के इक्वल लिखी जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल किस डिस्टेंस पे, एक्सियल डिस्टेंस पे। हम इसके लिए पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। मान लिया जाए ये हमने कहां पर ये मान ले k q by r इस डिस्टेंस पे, एक्सियल डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल निकालना चाहा, एक्सियल डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल निकालना चाहा। ठीक है, ये एक्सियल डिस्टेंस पे ये p पॉइंट है, यहां पर हमने पोटेंशियल निकालना चाहा, इस p पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकालना चाहा। यहां पर एक बात याद रखना कि r है ना, ये r डिस्टेंस सेंटर से लिया गया है और r बहुत बड़ा है l की कंपैरिजन में। ये कंडीशन भी तुम्हें दे रखी है। एक्सियल पॉइंट पे मुझे निकालना है पोटेंशियल। तो देख, मैं एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव की वजह से कितना होगा k q, और ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा है r, उसमें से l निकाल दो, r माइनस l।
माइनस की वजह से कितना होगा के क्यू बाय करके ये आर और ये एल लिखा जाएगा ना, तो आर प्लस एल, डिस्टेंस ज्यादा होगा ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर तुम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तुम्हें मिलेगा के क्यू और 2l अपन करके आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं पी का फॉर्मूला यहां से बना सकता हूं, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, एक फॉर्मूला बन जाएगा यहां से। थोड़ा मैथ्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ्स, 2-3 स्टेप की खेल है इसमें, थोड़ा फटाफट समझा रहा हूं, लेकिन इतनी भी हवा में नहीं उड़ा रहा हूं, ये बात पूछी जा सकती है। ये 2 मार्क्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां से न्यूमेरिकल भी बनाए जा सकते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन किया, हम जो कंडीशन लेके चल रहे थे वो कंडीशन यहां पर अप्लाई कर दी, तो मैं एक्शियल के लिए पोटेंशियल मिल जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर। क्या? के पी बाय आर स्क्वायर, किसके लिए? एक्शियल पॉइंट के लिए, एक्शियल पॉइंट के लिए। ऐसे इक्वेटोरियल के लिए भी लिखा जाएगा, इक्वेटोरियल मतलब ऐसे परपेंडिकुलर, ये एक्शियल था, ऐसे परपेंडिकुलर पे भी पूछा जा सकता है। लेकिन परपेंडिकुलर की कहानी, ये पी पॉइंट पे निकालना है, ये डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगा क्या? हाँ, देखिए आर है, ये पूरा का पूरा सेंटर से कितना है? आर है, ये एल, ये एल, ये एल, ये एल, तो सर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उसका रूट, तो दोनों के लिए डिस्टेंस तो सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम, ये डिस्टेंस भी सेम, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। एक्स एक्स मान लिया हमने, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, सम करेंगे तो आपस में ही कट पीट लेंगे, मर जाएंगे आपस में, लो लड़ लिए। इक्वी पोटेंशियल पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल हमें 0 मिल जाएगा, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल हमें 0 मिल जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहां पर पोटेंशियल 0 होगा, एक्शियल पे पोटेंशियल कितना होगा, उसका रेशियो पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए तो, एक आर एंगल पे और थीटा डिस्टेंस पे पूछा जाए तो इस डाइपोल को तोड़ दो, ये जो तुम्हारे पास डाइपोल है उसको तोड़ दो, एक पी साइन थीटा एक पी कोस थीटा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया करते थे वैसे ही सेम बात। अब पी साइन थीटा के लिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से तो 0 ही लिखा जाता था। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ होगा वो किसकी वजह से होगा? पोटेंशियल पी कोस थीटा वाले की वजह से ही होगा, पी कोस थीटा वाले की वजह से ही पोटेंशियल हमें मिलेगा। इसलिए सीधा पर लिख लिया हमने क्या कि के पी कोस थीटा अपन करके आर स्क्वायर, के पी कोस थीटा ऐसे, फिर ये आर डिस्टेंस है, यहां पर लिखा जाएगा के पी कोस थीटा अपन करके आर स्क्वायर, बस यही तुम्हारा आंसर आ गया। इक्वेटोरियल के लिए तो 0 लिखा जाएगा, डायरेक्टली हमने समझा दिया, उसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है। बस यही कहानी है, यही कहानी है डाइपोल की, पोटेंशियल निकालने के लिए। हाँ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी उसके क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है उसके क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने टॉर्क पढ़ा था पिछली बार में, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, पी क्रॉस ई लिखा था, वैसी कुछ बात यहां पर है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो हम समझने जा रहे हैं कि सर पहले फॉर्मूला हुआ करता था पीई साइन थीटा, तो सर टॉर्क डॉट डी थीटा ये वर्डन का फॉर्मूला हो जाएगा, तो सर पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, पीई कोस थीटा 2 माइनस करके कोस थीटा 1 नेगेटिव के साथ आएगा, क्यों? कोस है ना। हाँ, इंटीग्रेशन करने के बाद जब कोस आता है, सी आता है तो अपने साथ माइनस साइन लेके आता है, थोड़ा थोड़ा मैथ्स तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ऐसा माना डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू करके माइनस पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब यहां से एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि अगर थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो लिखा जाएगा u1 0, क्यों? क्योंकि माइनस में पी कोस 90 डिग्री, यहां से उठा लिए, माइनस में पी कोस 90 डिग्री। ओह माय गॉड, कुछ लपड़ा। ठीक है, मैं लिख दूंगा, ये लिख दूंगा बाद में, अभी के लिए कहानी आगे बढ़ा। तो सर पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, तो एक जनरलाइज फॉर्मूला निकल के आ जाएगा यहां पर, जनरलाइज फॉर्मूला यहां से निकल के आ जाएगा, ये u थीटा इज इक्वल टू करके माइनस में पीई कोस थीटा या माइनस में पी डॉट ई, बहुत काम का फॉर्मूला है और इसका डेरिवेशन भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। यहां से हट गया है लेकिन मैं बाद में लिख दूंगा, अभी के लिए तुम आगे बढ़ो, चाहो तो थोड़ा तुम, मेरे पास ये सुविधा नहीं है ना, वरना तुम 10 सेकंड पीछे जाके इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में ले सकते हो, लेकिन मैं लिख दूंगा। ठीक है, विश्वास रखो, आगे बढ़ते हैं। पी डॉट ई पीई कोस थीटा इसका फॉर्मूला। अब यहां से भी क्वेश्चन, ये नहीं खत्म हो गया, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझाओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझाओ, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। इक्विलिब्रियम के लिए फाइंड क्या करना है? टॉर्क नेट 0 होना चाहिए, टॉर्क नेट पी साइन थीटा से तुम कंपेयर कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन तुम्हें 2 मिलेगी, 2 इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी, एक 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। लेकिन मैं तुम्हें पूछता हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे तुम कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या? टॉर्क 0 होना चाहिए। स्टेबल अनस्टेबल कैसे पता चलेगा? पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो अनस्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सर हम चेक करना चाहते हैं कहां पर पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम मिलेगी, बस यही कहानी। सर थीटा इज इक्वल टू 0 लिखो, कोस, अरे सीधी सी तो बात है मेरे लाल, कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो सर पीई कोस थीटा वाले फॉर्मूले, ये था ना अपने पास फॉर्मूला, माइनस में पीई कोस थीटा, माइनस में पीई कोस थीटा, तो सीधी बात है, देखिए 1 हो गया, माइनस में पी डॉट, माइनस में पी। अब लिखा जाए कि सर अनस्टेबल के बारे में, तो सर थीटा इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री लिखा है, तो कोस
थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू करके 180 डिग्री, 180 के लिए कोस -1 हो जाएगा सर। पीई है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल जो लिखी जाएगी। तो सर बात समझ में आ रही है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। ठीक है, यही बात थी काम की, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इस चैप्टर का हॉट टॉपिक मैंने आपको बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। इक्वी मतलब सर ऐसी सरफेस है कि जहां पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम 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 जैसा हो, हर पॉइंट के लिए सेम हो, ऐसी सरफेस को बोला जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लेकिन ये देसी लैंग्वेज में लिखी, अच्छी लैंग्वेज में ऐसा लिखा जाएगा कि सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल इज द सेम एट एवरी पॉइंट दैट्स नोन एज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके दैट्स इट। अरे जैसा हिंदी में बोला उतना ही इंग्लिश में लिखा है। अब बात वही है कि सर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर। ये उसकी कुछ खास बात है कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम्हें पता चल रही है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी वो परपेंडिकुलर होगी, वो परपेंडिकुलर कुछ वेव फ्रंट की बात आएगी ना, वो इसके जैसे रिलेट करेगी, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा मत घुसा। बात ऐसी भी बताएगी कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in moving a charge from a one point to other point such surface is zero। मतलब कि देख हमने कहीं ना कहीं ऐसा लिखा था कि वर्क डन इज इक्वल टू करके क्यू डेल्टा वी। अब बता ही दिया कि सर यहां पर चेंज इन पोटेंशियल जीरो ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो हर पॉइंट के लिए सेम है, v1 इज इक्वल टू v2 है, तो क्यू डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन एक सरफेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कोई भी वर्क डन हमें करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल का चेंज जीरो है, इवन पोटेंशियल सेम से इसलिए चेंज जीरो है। ठीक है, इसलिए क्यू डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। बढ़िया बात सर। अब हम समझते हैं कि पॉइंट चार्ज सिस्टम हो तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें कैसे देखने को मिलेगी। तो अगर पॉजिटिव है तो चार्ज ऐसे बाहर जा रहा है, तो ये देख एक शेल टाइप के हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ऐसे तीसरा, चौथा, ऐसे बनते ही जाएंगे। ये किसके लिए बात है, ये बात है पॉइंट चार्ज हो सोर्स के रूप में। तब अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला हो तो ऐसे लीनियर चार्ज सरफेस हो तो यूनिफॉर्म वाला, तो सर ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप, ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप, होलो सिलिंडर टाइप हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, अगर सर इनफाइनाइट से आती हुई ऐसी रेज हो तो ठीक है, इनफाइनाइट से आती हुई हो तो उसके लिए जो सरफेस देखने को मिलती है इक्विपोटेंशियल वाली, वैसे प्लेनर टाइप मिलती है। कुछ वेव फ्रंट वाली बात आती है, वेव फ्रंट कैसे बनते थे इस सोर्स के लिए कैसे, तो वैसी ही सेम टू सेम बातें हैं, लेकिन दोनों में कंसेप्ट थोड़े अलग है, याद रखना है वेव्स की एक्चुअल में बात है। लो आगे बढ़ते हैं, कहानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझते हैं। तो सर एक ऐसा प्लेन, इस डाइपोल के लिए ऐसा एक प्लेन मिलेगा कि जहां पर हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल सेम होगा और वो पोटेंशियल जीरो होगा। जो पॉजिटिव जितना ही नेगेटिव आपस में कट पिट लेंगे तो एक पूरा का पूरा एक ऐसे प्लेन निकलेगा बीच में से कि जिसके लिए इक्विपोटेंशियल जीरो लिखा जाएगा। ठीक है, उस पूरे के पूरे सरफेस के लिए पोटेंशियल जीरो होगा। बढ़िया बात सर। अब कहानी आगे बढ़ती है, हम एक रिलेशन समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। तो रिलेशन ये कहता है कि सर ई डॉट डी आर इज इक्वल टू करके डीवी विथ नेगेटिव साइन। ये भी याद रख सकते हो कि नेगेटिव में ई डॉट डी आर इज इक्वल टू करके डेल्टा वी, v2 माइनस v1, 1 से शुरू करो 2 पे खत्म करो, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू करके नेगेटिव में। याद रखना है तुम्हें, ये रिलेशन याद रखना है। यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, यहाँ से सीधे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अगर तुम जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड्स के लिए अच्छे नहीं, मतलब बहुत भयंकर लेवल पे नहीं, लेकिन आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंशियल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम्हें मैथ्स आना जरूरी है। मैथ्स मतलब कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो सेशन देख लो, बनाए हुए पहले ही वीडियो उसके ऊपर बनाए गए हैं। अब लिखे जाएंगे कि सर ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन के साथ v2 माइनस v1। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन हटा दो, डिफरेंशिएशन का फॉर्म लिख दो, तो dv बाई डी आर, इसको dv डेल बोला जाता है, डेल v बाई डेल आर, उसके नेगेटिव साइन के साथ, तो लिखा जाएगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। देख एक्चुअल में ये रिलेशन इसलिए खास और पेचीदा इस वजह से है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा इकलौता ऐसा रिलेशन है, ये कहीं ना कहीं हमने 11th में भी पढ़ा था, लेकिन ये ऐसे टाइप के रिलेशन है कि जो स्केलर और वेक्टर को जोड़ते हैं। इस वजह से अगर मैं EX निकालना चाहूं तो डेल V बाई डेल एक्स नेगेटिव साइन के साथ, EY को निकालना चाहूं वेक्टर Y वाले कंपोनेंट डेल V बाई डेल Y, अगर EZ को निकालना चाहूं नेगेटिव में डेल V बाई डेल Z, नेगेटिव साइन के साथ लिख रहा हूं। ठीक है, गलती मत करना।
अब जब तुम x को कंसीडर कर रहे हो तब y और z को कांस्टेंट लेना है। जब y को कंसीडर कर रहे हो यहां पर x और z को कांस्टेंट मानना है। जब z को तुम कंसीडर करते हो तब तुम्हें x और y को कांस्टेंट लेना है। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन की कहा जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। काम की बात है, यहां से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं लेके भी आया हूं, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट सब कुछ कवर कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबल वाले क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, रिलेशंस और उसके बेसिस पे ज्यादा डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन, मतलब x के टर्म में क्वेश्चन दे रखी होगी, आपको डिफरेंशिएट करना है, ex निकालना है या ey निकालना है, ez निकालना हो, तो ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़िया बात। लो कहानी आगे बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में समझते हैं। तो एक छोटा छोटा फटाफट ये बात याद रखना, 2 मार्क्स में, छोटे मार्क्स में, या फिर एमसीक्यूज के बेस पे यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जो ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू बेस पे आएंगे। 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं अलग से बता दूंगा। देख, पहले बात तो याद रख ले कि इनसाइड द कंडक्टर एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लिखी जाएगी। कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, खत्म बात, ठीक है। एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये हालांकि बात कर दिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, लेकिन ऐसे बताएगी कि कंडक्टर है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी वो हमेशा उस सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। किस सरफेस से परपेंडिकुलर होगी? कंडक्टर की सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। अब ऐसी बात बता रही है, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सिस ऑफ चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। अगर स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हो तो उसके पास कोई एक्सिस चार्ज नहीं होगा, अंदर कोई एक्सिस चार्ज नहीं रहेगा, वो बाहर फेंक देगा, सारे चार्जेस को बाहर फेंक देगा। बताया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन सरफेस। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ई डॉट डी आर 0 हो जाएगा। ई डॉट डी आर 0 हुआ, इसका मतलब कि V2 माइनस V1 0 हो जाएगा। अभी रिलेशन पड़ा था ना, अगर V2 माइनस V1 0 हो गया मतलब चेंज इन पोटेंशियल 0 हो गया। चेंज इन पोटेंशियल 0 है मतलब कि कहीं ना कहीं इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, मतलब हर एक के लिए पोटेंशियल सेम है। तो यही बात उन्होंने बताई है यहां पर कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल सेम लिखा जाता है। चाहे इनसाइड की बात की जाए चाहे सरफेस की बात की जाए, कंडक्टर के लिए पोटेंशियल सेम रहेगा। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, तभी तुम समझ पाओगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा तेज है तो वापस सुनो उस शब्दों को, ठीक है। कम टाइम में ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक ही बार, मतलब बार बार वही बात रिपीट नहीं कर रहा हूं, बात समझना इसको, ठीक है। कोशिश करना सिचुएशन को समझने की, कि कम टाइम में कुछ ज्यादा देख, कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन जो काम की बात है वो मुझे करनी है, ठीक है। बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज लिखी जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, मैं भी करवाऊंगा। इसका डेरिवेशन पूछा जाता है कि सर इलेक्ट्रिक, ये कोई कंडक्टर दे रखा है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जैसे बाहर निकलेगी टक 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 टक, तो वो लिखी जाएगी। पहले तो ये परपेंडिकुलर होती है सरफेस से, ठीक है सर, मान लिया परपेंडिकुलर होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है जस्ट आउटसाइड के लिए? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट हमें पता है। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करके एक टॉपिक है जो पूछा जाता है 2 मार्क्स में। अब थोड़ी थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी, इसलिए मैं ज्यादा तेज भी बोल रहा था क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने वापस ली है, बताई गई बात है। देख, वही बात को मैंने तोड़ा है, जो 6 प्रॉपर्टी एक साथ थी उसको मैंने तोड़ा है। कैसे? कि अगर कोई एक कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो वो चार्ज है ना वो बाहर फेंक देता है। मतलब कोई कंडक्टर को हमने पॉजिटिव चार्ज क्यों दिया, वो चार्ज कंडक्टर अपने ऊपर नहीं रखेगा, बाहर फेंक देगा। बाहर मतलब देख, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ये बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ऐसा नहीं है जरूरी कि अगर पॉजिटिव चार्ज दिया तभी ऐसा होगा, नहीं। तुम अगर नेगेटिव चार्ज भी इसको देखो, ये बाहर फेंक देगा, कंडक्टर बाहर फेंक देगा। एक्सिस चार्ज अपने पास रखेगा नहीं, ठीक है। ये कंडक्टर की एक खास बात होगी, कंडक्टर की एक खास बात हो गई, जो बीच में एक पॉइंट बताया था उसी की बात मैंने की है। लो कहानी आगे बढ़ाती है। हमने बताई थी ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है सर। ये देख ऐसे सट 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 बाहर निकलेगी, सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी 0, ठीक है। अब हर एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल सेम होगा। इनसाइड ये बी सी एस जो भी पॉइंट है उन सब के लिए पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा? सेम लिखा जाएगा, ठीक है। वही बात तोड़ तोड़ के बताइए, ठीक है, इसलिए थोड़ा तेज भी पढ़ रहा था। कहानी आगे, ये इतनी बात समझ में आई क्या भाई? अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो साथ साथ लिखता जाना, क्या स्वाहा। लो कहानी आगे बढ़ाते हैं। सर चेंज इन पोटेंशियल लिखा जाएगा 0, क्योंकि पोटेंशियल हर किसी के लिए सेम सेम लिखा गया है इस पे। इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम भी दिया जाएगा। इक्विपोटेंशियल हालांकि कंडक्टर है तो पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल ही बन जाएगा, ठीक है, बढ़िया बात। अब जो मैं डेरिवेशन की बात पूछा कर रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला पॉइंट पूछा जाता है, तो पहले कैविटी समझो, कैविटी से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाली इफेक्ट आएगी कि कैविटी के अंदर कोई अगर चार्ज है, कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज है तो सर ये कंडक्टर है ना, वो अपने आप में ऐसे कोई नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही अंदर रह जाएगी। मतलब कि ऐसी कहानी है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना वो अंदर ही अंदर तक रहेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो अंदर ही अंदर रहेगी। देखना इसकी एक बहुत शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में बताता हूं। इलेक्ट्रोशील्डिंग इफेक्ट क्या इफेक्ट है कि सर बाहर वाले की असर अंदर को नहीं होगी। मतलब कि तुम बाहर से एक चार्ज लेके आ रहे हो,
तुम अगर बाहर से ऐसे कोई चार्ज लेके आ रहे हो तो सर उसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाहर वाले का बिगड़ेगा, अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी, अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी। और अंदर तुम बहुत ज्यादा चार्ज भर दे रहे हो, उसकी वजह से अंदर ही कोई चेंज आएगा, बाहर वाले को चेंज नहीं होगा। मतलब कि तुम बाहर इफेक्ट कर रहे हो तो बाहर वाले को पता चल रहा है, अंदर वाले को कोई लेना देना उससे नहीं है। अंदर वाले के लिए तुम कुछ चेंज कर रहे हो तो उसको डिफेक्ट किस पे आएगा, अंदर वाले को आएगा, बाहर वाले को पता नहीं चलेगा। और तो ये कंडक्टर काम क्या कर रहा है, शील्डिंग का काम कर रहा है, इसको बचा रहा है, इस अंदर वाले को बचा रहा है बाहरी इफेक्ट से, इसलिए बताया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की इफेक्ट बाहर वाले को। एक फेराडे केज करके बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए एग्जामिनेशन के लिए रोकता हूं मैं उसको, अभी अपने सिलेबस की ओर देखते हैं। क्या बात बता रखी है कि सर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द आउटर सरफेस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द मोमेंट ऑफ पॉइंट चार्ज इनसाइड द कैविटी। ठीक है, अब एक्सटर्नल चार्ज ब्रॉड नियर द कंडक्टर विल ओनली अफेक्टेड बाय आउटर सरफेस। ये जो मैंने देसी लैंग्वेज में बताई वही इंग्लिश में, अच्छी वाली इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंडक्टर एंड इनर सरफेस विल शील्डेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल चार्ज, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट कही जाएगी। देसी लैंग्वेज में बताई वही वाली बात है, थोड़ी अच्छी वाली इंग्लिश में लिखी है। ठीक है, याद रखना है, लेकिन पूछा जाए तो याद रखना है, 2 मार्क्स में पूछा गया है। जहां जहां अभी मैंने लिखा है कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा मत समझना थ्योरी पढ़ रहे हैं, नहीं, ये क्वेश्चन ही चल रहे हैं, ये क्वेश्चन ही चल रहे हैं। कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आसान होते हैं अगर तुम सिचुएशन को समझ पाओ तो, लेकिन अगर थियरी पता नहीं है तो तुम्हारे न्यूमेरिकल कभी बन नहीं सकते। लो कहानी आगे बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि जस्ट आउटसाइड के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बनती है, तो कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है उसकी बात करता था। तो पहले समझ कि हमने जो सिलेंडर माना है ना, ये सिलेंडर, ये ऐसा सिलेंडर होलो सिलेंडर मान लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पता है कि सर यहां से परपेंडिकुलर बाहर ही निकलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकली ई डॉट डी एस। बाकी सब के लिए कर्व्ड सरफेस के लिए मैं बात करूं, आउटसाइड सरफेस के लिए बात करूं तो कुछ है, लेकिन कर्व्ड सरफेस के लिए कोई भी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है नहीं सर, तो कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं, कोई फील्ड लाइंस ही नहीं है। सर ये तीसरे वाले इनसाइड वाले के लिए भी जीरो, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पता है कि इनसाइड के लिए जीरो लिखी जाएगी, तो इनसाइड के लिए भी हमने जीरो लिख लिया। किसका लो यूज कर रहे हो, अरे गोस लो जो नहीं आता था, ई डॉट डी एस इक्वल टू करके क्यू इनसाइड अपॉन करके एप्सिलॉन, वही वाली बात है। ठीक है सर, तो फाइनाइट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस फाइनाइट किस किस की वजह से होगा, कर्व्ड सरफेस की वजह से होगा। एक इस इनर वाले सिलेंडर के गाउसियन सरफेस लिया हमने, एक इनर वाले डब्बे की वजह से होगा, ये बाहर वाले आउटर डब्बे की वजह से होगा। ठीक है सर, तो उसके अंदर क्या क्या कितना चार्ज होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन करके एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन करके एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता ये चला कि सिर्फ और सिर्फ जो फ्लक्स मिलेगा वो आउटसाइड ये वाली सरफेस की वजह से होगा। ठीक है, तो क्यू फाई 1 लिखा, क्यू इनसाइड अपॉन करके एप्सिलॉन। अब क्यू इनसाइड कितना होगा, अब क्यू इनसाइड कितना होगा तो हमें पता नहीं है सर, तो हमने लिखा सिग्मा इंटू करके डीएस, सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब पता चला सर कि इसको लिखा जा सकता है फाई 1 को ई डॉट डीएस, क्या पता चला, ई डॉट डीएस मतलब कि सर डीएस डीएस कट लिया, ये डीएस डीएस कट लिया, ई की वैल्यू आ गई सिग्मा लोकल अपॉन करके एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, क्या ये बातें तुम समझ पा रहे हो, ये डेरिवेशन 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। देख इतनी भी ज्यादा तेजी से नहीं पढ़ाया कि सर क्या ही समझा दिया, नहीं, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला मतलब सिचुएशन पता है, गोस लॉ यूज किया, यहां पर हमने गोस लॉ यूज किया। ठीक है, गोस लॉ के बाद किस किस की वजह से फ्लक्स मिल सकता है, इनर की वजह से, आउटर की वजह से, कर्व्ड सरफेस की वजह से। ठीक है, अब इनर जीरो, कर्व्ड जीरो, क्यों, क्योंकि वहां पर कोई फील्ड लाइन से पास ही नहीं हो रही, कंडक्टर की प्रॉपर्टी हमें पता है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज किया। फिर हमने सिर्फ और सिर्फ जो फ्लक्स मिलेगा वो किसकी वजह से होगा, आउटर की वजह से होगा, आउटर की वजह से होगा, कितना लिखा जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू एनक्लोज्ड कितना है, लिखा हमने सिग्मा डीएस, डीएस डीएस काट पीट दिया, ई की वैल्यू आ गई सिग्मा लोकल अपॉन करके एप्सिलॉन। इसमें कोई बड़ी बात है क्या, नहीं यार, नहीं नहीं, एक बार खुद से लिख लो तो सब चीजें इसमें आसान है, इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत इसमें नहीं। लो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं खूंखार टॉपिक यानी कैपेसिटर इस चैप्टर का। कैपेसिटर क्या होता है, तो देख ऐसी बताई कि 2 कंडक्टर की अरेंजमेंट है, इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन कहानी की ओर मैं नहीं आगे बढ़ता हूं। मैं जो काम की बातें हैं कि जो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर आते हैं, जो काम की बातें हैं ज्यादातर उसकी चर्चा करते हैं। 2 ऐसे कंडक्टर का बना हुआ मटेरियल है, एक बना हुआ अरेंजमेंट है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक का नेगेटिव चार्ज होगा, जितना चार्ज यहाँ पॉजिटिव होगा उतना ही चार्ज दूसरे वाले पे नेगेटिव होगा, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होगा। तो बात ऐसी बताई कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। ठीक है, उसको नाम दिया गया कैपेसिटर। द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर हैविंग अ Q इज इक्वल टू C इंटू V। C क्या होता है, नहीं वही नहीं, C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस लिखा जाता है। Q क्या है, चार्ज, पॉजिटिव वाला चार्ज या नेगेटिव दोनों में मान सकता है, उसका मैग्नीट्यूड, और V दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, V दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, लिखा जाएगा कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू करके Q बाई V, Q बाई V। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज
स्टोर्ड इन पर लिखा जाएगा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कैपेसिटेंस भी बोला जाता है। यहां से डेफिनेशन भी बनाई जा सकती है। नेट चार्ज उसके लिए 0 लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, दोनों के लिए इक्वल अमाउंट पे चार्ज होना चाहिए। एक अरेंजमेंट तुम देख रहे हो, V प्लस V माइनस करके लिखा जाएगा। अरे भाई पता है ये बात है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पोटेंशियल के साथ आएगा, लेकिन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, याद रखना, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये पोटेंशियल लिखने का तरीका V प्लस माइनस करके V माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। और बढ़िया बात, तो एक्चुअल में दोनों ऐड हो जाएंगे, ना कि सबस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। के क्यू वायर काट पीट लो, कैपेसिटर खत्म, ऐसा नहीं होगा ऐसे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं, हम समझते हैं जो काम की बात है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि दो प्लेट है हमारे पास, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव। अब यहां पर भी बात है कि कैसे बनाया जाता है, एक को पॉजिटिव एक के नेगेटिव, लेकिन अभी के लिए तो हमने मान लिया कि एक पॉजिटिव है दूसरे नेगेटिव है। इसमें इनर सरफेस पे चार्ज है, बाहरी वाले के ऊपर चार्ज नहीं है। बढ़िया बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने लिखना सीखा कि सर दोनों के बीच का सेपरेशन है D, उस प्लेट का एरिया है A, उस प्लेट का एरिया है A, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव सिग्मा। अब हमने ये पता है कि सर इसका फॉर्मूला आ रहा है एप्सिलॉन A/D, मतलब कि सर ये एरिया पे डिपेंड करता है, ये दोनों के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब लिखना सीखते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से बना है, एप्सिलॉन E/D। इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं लिखा गया, भरा नहीं गया, तब एप्सिलॉन लिखा जाता है, लेकिन ये आया कहां से, तो इसका डेरिवेशन समझते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखना सीखो। सर इस पॉजिटिव की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन। इस नेगेटिव की वजह से देख, पॉजिटिव से धक्का देने डायरेक्शन में, यहां पर पॉजिटिव की वजह से यहां धक्का देने वाली डायरेक्शन में, और नेगेटिव वाला ऐसे खींचने की डायरेक्शन में, तो ई नेगेटिव। क्या ये दोनों एक ही डायरेक्शन में? वेक्टर क्वांटिटी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल में नहीं करता था मैं, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में, हाँ सर। तो ऐड की जाएगी, हाँ सर। तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन दोनों ऐड हो जाएगी, तो सिग्मा/एप्सिलॉन इसका फॉर्मूला बन गया, सिग्मा/एप्सिलॉन। क्या तुम्हें पता है V नेट लिखा जाता है V1 - V2? हाँ सर, ये बेसिक सी बात है, कहां पढ़ा रहा हूं बच्चे वाली बात, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सर एक रिलेशन हमने पढ़ा था ना ऐसे, E.dr इज इक्वल टू करके, इज इक्वल टू नहीं, माइनस साइन था सर, ले माइनस साइन लिख लिया, इंटीग्रेशन में dv लिख लिया, 1 से 2। तो इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है डेल्टा v इज इक्वल टू, मोड में लिख ले E.d। ये इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जिसमें ज्यादा आपत्ति वाली सिचुएशन नहीं है, तो E.d लिख लिया हमने, E.d लिख लिया। बढ़िया बात सर। अब E की वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा/एप्सिलॉन इंटू करके d लिखा, ठीक है। कोई सिचुएशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, QA/एप्सिलॉन। अरे सिग्मा Q/A, हाँ चार्ज पर एरिया, और ये D लिख लिया, बढ़िया सर। अब कैपेसिटेंस क्या लिखा जाएगा सर, C = Q/V नेट। अब देख क्या Q आपस में कट लेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन A/D। इसलिए ये लिखा जाता है कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, उस प्लेट के एरिया पे डिपेंड करेगा, उन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और जो मटेरियल फील्ड है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लो ये काम की बात आ गई। इसका डेरिवेशन भी 2 मार्क्स में पूछा गया है और पूछा जाता भी है। इससे सीधे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और डेरिवेशन भी पूछा जाता है। अब इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है, कैपेसिटर के अंदर, उसकी बात है। तो हम है ना पॉजिटिव नेगेटिव बनाने की प्रोसेस है कि हम एक्चुअल में क्या करते हैं पता है कि पॉजिटिव में से, ठीक है, बोलने का तरीका यह होता है कि नेगेटिव में से पॉजिटिव चार्ज खींच के इसको पॉजिटिव बना दो। एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन की कहानी होती है, लेकिन समझाने का वे है ये कि इस वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज खींच के इस वाले को पॉजिटिव बना दो एक प्लेट को, और दूसरे वाले के पॉजिटिव चार्ज अपन निकाल रहे हैं तो समय के साथ साथ नेगेटिव चार्ज होती जाएगी। पॉजिटिव निकाल रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज बचेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज वाले हो जाएगी, ठीक है। तो कोई एक सिचुएशन पे हमने लिखना सीखा कि उसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, Q/C जितना होगा, उसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डेवलप, Q/C हो जाएगा। अब लिखा जाएगा डी, हालांकि यही फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, DW इज इक्वल टू करके Q डेल्टा V। ऐसा याद रख ले, डेल्टा W या फिर वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू लिखा था Q डेल्टा V। अब समझना इस बात को, Q डेल्टा V, तो इसको छोटे पैमाने में लिखो तो DW इज इक्वल टू V डेज इंटू करके छोटा वाला चार्ज DQ लिखा जाएगा, तो छोटा वाला चार्ज DQ और V पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा दोनों के बीच में, Q डेज बाई C लिखा, ठीक है। Q डेज बाई C लिखा, इंटीग्रेशन दोनों का किया तो Q²/2 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि W का फॉर्मूला बन जाएगा, पोटेंशियल G का फॉर्मूला बन जाएगा Q²/2C।
क्यू स्क्वायर बाई 2c। लो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास वर्क डन के लिए, क्यू स्क्वायर बाई 2c काम का फॉर्मूला। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे लिखी जाएगी, W वर्क डन के फॉर्म में लिखी जाएगी, और यहां से तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हो, डेरिवेशन पूछा जाता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यूज करूं Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, ये फॉर्मूला यूज करना चाहूं तो बहुत डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलेज बना सकते हैं। सी की वैल्यू यूज करो Q बाई वी, तो सर एक बार Q और V के टर्म में आ जाएगा, एक बार C इंटू वी के टर्म में आ जाएगा, एक बार Q और C के टर्म में आ जाएगा। तो तीन फॉर्मूले बनते हैं अपने पास, एक Q स्क्वायर बाई 2c एनर्जी स्टोर के लिए, एक 1/2 CV², दोनों फेमस है, दूसरा 1/2 Q इंटू वी, और तीसरा एक भयानक सा जब जहां पर C की इक्वेशन लिखी जाएगी एप्सिलॉन A बाई डी। क्या याद रख रहे हैं? नहीं यार, कहाँ इतनी सारी चीजें याद रखोगे तुम, पहले ही तुम्हारे पास स्टोरेज कम है, इतनी सारी चीजें थोड़ी याद रखोगे। एक याद रख लो Q स्क्वायर बाई 2c, वहां से C इंटू वी करके Q इज इक्वल टू C इंटू वी, वहां करके ये फॉर्मूलेज तुम डिराइव कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे फॉर्मूला याद रखते जाओगे। कदापि ये फॉर्मूला याद मत रखना, कदापि ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, नहीं यार जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी जरूरत पड़ेगी तुम डिराइव कर सकते हो। सी का फॉर्मूला याद रखना है, हाँ एप्सिलॉन A बाई डी, वो तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन समझना है, डेरिवेशन याद रखना है, हाँ एक आध बार लिख लेना, अच्छे से याद रह जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लिख लेना एक बार अच्छे से खुद से, सेशन खत्म हो एक बार देख ले पीडीएफ को, पूरी की पूरी पीडीएफ देख ले, उसके बाद डेरिवेशन खुद से एक बार कर दे, दैट्स ऑल, हो जाएगा, याद रह जाएगा, मुझे पता है याद रह जाएगा। तुझ पे भरोसा भी कर रहा हूं मैं, अंधा नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, याद रह जाएगा। उतना बड़ा डेरिवेशन भी नहीं है, और तू भी समझदार प्राणी है, उतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है, तभी इस वीडियो तक पहुंचा है। लोग कहानी आगे बढ़ते हैं और तब तक अभी तक रुका हुआ है, वरना भाग जाता। ठीक है, क्योंकि तुझे कहीं ना कहीं चीजें समझ में आ रही है कि भ्रम है मेरा, कंफ्यूज कर रहे हो। ले सीधी बात पे आते हैं। एक 12 पाइकोफेराडे का कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस हमें दे रखा है, कनेक्टेड टू अ 15 वोल्ट बैटरी। एक बात पूछूं मैं, पूछ ही लेता हूं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू Q बाई वी। Q किस में लिखा जाता है सर? लो मैं सीधा पूछ लेता हूं, Q लिखा जाता है कूलम में, और ये आ जाएगा वोल्ट में। मुझे इसका MLT फॉर्म निकाल के बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। लो मैंने पूछ लिया था ना कि तुम्हें सभी चीजें समझ में आ रही है, तो मुझे बताना कि ये तुम्हें अगर समझ में आया हो तो। छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। लो आता हूं वापस बात पे कि 50 वोल्ट की बैटरी के साथ ज्वाइंट किया गया है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो 1/2 CV², सीधा फॉर्मूला। क्योंकि तुम्हें दे क्या रखा है, सिचुएशन के हिसाब से देखो, तुम्हें कैपेसिटेंस दे रखा है, बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है, तो 1/2 CV², इसका आंसर बन जाएगा। सिंप्लीफाई करो, एनर्जी स्टोर्ड का इक्वेशन या आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर दो प्लेट, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स तो लग रहा होगा, बात तो सही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। वो अट्रैक्टिव फोर्स कितना होता है? तो सर सिग्मा पॉजिटिव की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और दूसरी वाली प्लेट के लिए लिखा जाएगा चार्ज Q, दूसरी वाली प्लेट के लिए लिखा जाएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखा है Q। तो सर दोनों के बीच का मतलब मल्टीप्लीकेशन कर दो, Q इंटू करके E पॉजिटिव की वजह से, तो लिखा जाएगा Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स हो जाएगा। याद रखना ये फोर्स है, तुम सीधा मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्मा सिग्मा के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक अट्रैक्टिव वाला फोर्स दोनों के बीच में कितना लगता है सर? लिखा जाएगा Q इंटू करके पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली, दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफाई किया, ये फोर्स दोनों प्लेट के बीच का। अब बात ये आती है कि तो थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, दो प्लेट बहुत पतली और पास में रख दी तो अट्रैक्ट कर जाएगी और आपस में मिल लेगी, तो वो जो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव आपस में डिफ्यूज हो जाएगा। तो हमने एक मेथड निकाली है कि जिसकी वजह से है ना इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ाया जाता है, क्योंकि यहां पर स्फीयरिकल कैपेसिटर पहले यूज किए जाते हैं, उसके बाद सिलेंड्रिकल, उसके बाद ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमें जो कैपेसिटेंस देखने को मिला है वो पैरेलली बहुत ज्यादा मिला है एज कंपेयर टू स्फीयरिकल। तो हम कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं, और इस एक दुख को, क्योंकि दोनों प्लेट अगर एक दूसरे में मिल गई तो काय का कैपेसिटेंस, तो हम इस दुख को हटाना, इस समस्या का समाधान की ओर भी देख रहे हैं। कैपेसिटेंस बढ़ाना भी चाहते हैं, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बढ़ाना चाहते हैं, और इस समस्या का समाधान भी चाहते हैं। तो हमने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है, कहां गया आगे है, ठीक है, कहां गया पहले ये बात लेता हूं। हाँ, हमने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया डाई इलेक्ट्रिक। क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक? एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, दो बीच में लगाया जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ठीक है। हैविंग अ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से वहां नहीं होने देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देगा। लेकिन इसकी खास बात तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देगा, लेकिन सर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास। अब क्या बताया? कैन होल्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज व्हाइल द डिसिपेटिंग मिनिमम एनर्जी फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, थोड़ा मतलब हीट की बात की गई है। अब कैन बी अ पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर नॉन पोलर में कंफ्यूज हो रहे हो, तो पोलर मतलब कि सर दो
पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट अलग अलग हो, पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर अलग अलग हो, पोलर बोला जाएगा। नॉन पोलर के लिए सर वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे में सम्मिश्रित है, दोनों में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसलिए P0 लिखा गया, ठीक है, दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही नॉन पोलर के लिए, नॉन पोलर को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दो तुम, तो वो पोलर, वो थोड़ा पोलराइजेशन फील करेगी और एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करती है। बढ़िया बात सर। अब माइका, ग्लास, प्लास्टिक, इसका एग्जांपल, ये पानी की बोतल नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक का एग्जांपल देना था इसलिए पानी की बोतल ले ली, लेकिन तुम तो समझना ग्लास, माइका वगैरह यूज किया जाता है किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में। अब दोनों को, मतलब इस मटेरियल को फील कर दिया हमने किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो वहां पर हमें डाइपोल मोमेंट कुछ मिलती है, जो पर वॉल्यूम पे लिखो उसको तो पोलराइजेशन लिखा जाता है। डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करती है, एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करती है। देख, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है ऐसे ऐसी, तो एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करती है, जिसको कहा जाता है पोलराइजेशन। तो ये नेट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन लिखा जाता है कि पर वॉल्यूम कितनी डाइपोल मोमेंट अलाइन हुई है, तो पी नेट बाई पी, जितनी अलाइन हुई है वो पर करके हमने लिख लिया वॉल्यूम, ठीक है, बढ़िया बात सर। अब इसकी वजह से ना एक खास बात अपोजिट होती है, क्या पता है, समझना इस बात को कि सर जैसे ही हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाई है ना, हाँ ये एक्सटर्नल फील्ड लगाई है, इसकी वजह से हुआ ये कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो सर ये नेगेटिव वाले, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहां पर ये पॉजिटिव वाले इकट्ठे हो गए पोलराइजेशन की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव उसकी डायरेक्शन भागना चाहेगा, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन भागना चाहेगा। तो ये पोलर, मतलब पहले ऐसा था, नॉन पोलर था तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे था, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे था, लेकिन पॉजिटिव आगे की डायरेक्शन में भागा, नेगेटिव पीछे की डायरेक्शन में भागा। तो सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी जनरेट हो गई, उल्टी मतलब ऐसे जनरेट हो गई, ये इंटरनल फील्ड जनरेट हो गई। तो क्या कहीं ना कहीं तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल हमने जो लगाई थी वो इस डायरेक्शन में थी और इंटरनल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, जो जनरेट हुई, जो प्रोड्यूस हुई है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कुछ कम हो जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल के लिए कुछ कम हो जाती है, ई नोट बाई के जितनी, ई नोट बाई के जितनी। इन दोनों के वजह से इसको रिप्लेस करके हम लिख देते हैं कि सर हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो कितनी मिलती है, ई नोट बाई के मिलती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। और उस के को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जो किसके इक्वल होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होता है। एप्सिलॉन आर के फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। याद रखना ये कूलम्स कांस्टेंट नहीं है, गाल पे करने वाला टीका और कपाल पे करने वाला टीका दोनों अलग अलग होता है। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन ई नोट बाई के या ई नोट बाई एप्सिलॉन आर, याद रखना। अब देखिए इसको कैपेसिटर के अंदर मैंने फिल कर दिया, कैपेसिटर के अंदर मैंने फिल कर दिया। एक बार कांस्टेंट पोटेंशियल की बात की, जब बैटरी जॉइंट होती है ना, जब बैटरी जॉइंट होती है तब पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, याद रखना। और जब बैटरी रिमूव कर दी है तो जितना चार्ज कैपेसिटर के प्लेट पे होगा ना उतना ही चार्ज रहेगा। तो अगर मैं बात करूं इस वाले केस की, मैं बात करूं इस वाले केस की, तो देखना कैपेसिटेंस वो के टाइम्स हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड घटी, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। दोनों केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये बात लिखी हुई है, यहां पर नहीं लिखी है, ठीक है बता देता हूं। कैपेसिटेंस दोनों केस में के टाइम्स हो जाएगा। अब बात समझना दूसरे पैरामीटर्स में क्या इफेक्ट आती है। पोटेंशियल हम लिखते हैं क्यू बाई सी, हाँ सर क्यू बाई सी, यहां पर सी कितना के टाइम्स हो गया, तो पोटेंशियल देख के टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल के डिवाइड में किया गया। अब पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे वी बाई डी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई बाई के हो जाएगी। क्यों, वी फाइनल बाई डी, ई बाई के हो जाएगी, ई बाई वी, ई बाई के इनिशियल वाला जो था उससे डिवाइड बाई के चला जाएगा। मतलब इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स चल जाती है। यहां पर खास बात ये थी कि बैटरी है ना वो कनेक्ट है, तो बैटरी जब भी कनेक्ट होगी ना वो कभी पोटेंशियल डिफरेंस घटने नहीं देगी, पोटेंशियल डिफरेंस जितना था उतना ही। तो पोटेंशियल डिफरेंस पे ना तो कुछ ने कुछ चेंज आने दिया, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई चेंज आने दिया। बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंटरनल में कुछ चेंज आ जाता है, कम हो जाती है, लेकिन किस कहानी के लिए ये लिखी जाती है, कांस्टेंट चार्ज के लिए, कांस्टेंट चार्ज के लिए। कैपेसिटेंस दोनों में के टाइम्स हो जाएगा, कैपेसिटेंस दोनों में के टाइम्स हो जाएगा। यहां पर 2c नहीं लिखना चाहिए, यहां पर kc लिखना चाहिए, ठीक है, यहां पर लिखना चाहिए kc, दोनों में के टाइम्स हो जाएगी, दोनों में के टाइम्स हो जाएगी। लेकिन कहानी ये याद रखना मेरे लाल, कहानी याद रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात आए तो सर किस वाले फैक्टर में के टाइम्स के में डिवीजन में चली जाएगी, जब बात आ जाए कांस्टेंट चार्ज की। कांस्टेंट चार्ज मतलब कि जब बैटरी रिमूव करने बात आ जाएगी। अगर बैटरी पहले से कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। अगर पोटेंशियल जी लिखना चाहो तो दोनों में सेम 1/2 CV², 1/2 KCV²। यहां पर लिखा जाएगा 1/2, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज वाले की इक्वेशन का यूज करो, Q²/2C, जो कांस्टेंट है उसका यूज करो, जो पता होगा ज्यादातर तुम्हें, Q²/2C। यहां पर क्यों, चार्ज तो कांस्टेंट है, Q²/2C नहीं 2KC। के क्यों, कैपेसिटेंस हर बार के टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहां से तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो,
यहां से थोड़ा सा तुम सिंप्लीफाई करो, जो भी कैपेसिटेंस की इक्वेशन थी वो सिंप्लीफाई करो, तुम्हें पता चलेगा सर ये के टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में के टाइम्स चला जाएगा, लेकिन दोनों कहानी के लिए कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगी, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगी, एनर्जी स्टोर में क्या इफेक्ट आएगी, चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगी, वह बात तुम्हें समझनी है। तो दो केस में इसको बांटा जाता है कि अगर कांस्टेंट पोटेंशियल की बात की जाए तब क्या होगा, कांस्टेंट चार्ज की बात की जाए तब क्या होगा। कांस्टेंट पोटेंशियल मतलब बैटरी कनेक्टेड है, कांस्टेंट चार्ज मतलब कि बैटरी रिमूव कर दी गई है, ठीक है, बैटरी रिमूव कर दी है, इसका मीनिंग ये हुआ कांस्टेंट चार्ज की कहानी। वापस रिपीट नहीं करता हूं, लेकिन कहानी काम की है। यहां अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा ना, अच्छा क्वेश्चन, तो यहां से बनाया जाएगा। अदरवाइज तो तुम सीधा याद रख लो कि अगर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया गया है, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, दैट्स इट। इसका अगर मतलब सिंपल वर्जन बताओ तो यही है, लेकिन मैंने थोड़ी डेप्थ में ये बताया कि ये क्यों होता है, कहां होता है, ठीक है, सिचुएशन समझाइए, एक्सप्लेन भी किया है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, दोनों के लिए कैपेसिटेंस के टाइम्स होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और पोटेंशियल के लिए क्या चेंज आएगा, मैंने आपको बता दिया है। लो अब हमने है ना कहीं सीरीज और पैरेलल की बात की है, ठीक है, ये कहानी पहले आगे बढ़ाता हूं, फिर उसके बाद सीरीज और पैरेलल की बात करता हूं। अगर पार्शियली फील्ड कैपेसिटेंस की बात की जाए, अगर पार्शियली फील्ड कैपेसिटेंस की बात की जाए और सीरीज और पैरेलल में है, सीरीज और पैरेलल मतलब कि अगर पूरा लगा दिया है ना, समझना इस बात को, अगर एक पूरा लगा दिया, एक कैपेसिटर था, ठीक है सर, एक कैपेसिटर था, उसके अंदर हमने पहले कैपेसिटेंस सी था, आपने बोला हाँ सर, उसके अंदर हमने एक मटेरियल लगा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा के टाइम्स के सी हो जाएगा, ठीक है, मान लिए बात। लेकिन अगर जो हमने प्लेट यहां पर इंट्रोड्यूस की है उसकी थिकनेस T1 है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, जो दूसरी ऐड की है उसकी थिकनेस T2 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ऐसी बहुत सारी ऐड कर दी है, ऐसे ही बहुत सारी ऐड कर दी है, जिसकी थिकनेस कुछ Tn है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ Kn है। तो इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाएगा, उसका फॉर्मूला है, याद रखना, ये रिमेंबर रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स यहां से बनाए जा सकते हैं। क्या है क्वेश्चन कि सर क्या है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए बाय जितना भी डिस्टेंस एयर में बचता है वो लिखो पहले, मतलब कि देख अगर पूरा का पूरा डिस्टेंस डी है, पूरा का पूरा डिस्टेंस डी है, उसमें से T1 और T2 निकाल दो, इतने ही T1 T2 निकाल दो, उतना तो एयर में बचा होगा ना, फिर पता चल रहा है ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो T1 माइनस T2 माइनस T3 जितना भी एयर में पार्ट बच रहा होगा वो लिखो, डिवाइड में 1 लिखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर 1 लिखा, फिर T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3 ऐसे लिखना है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, तुम देखो इसको तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन फॉर्मूला काम का है, लेकिन ये फॉर्मूला काम का है, छोटे छोटे क्वेश्चन में फटाफट ये हेल्प देगा। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि बताओ ये सर दे रखा है एक 2K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K दे रखा है, उसकी विड्थ d/3 दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है, उसकी विड्थ 2d/3 दे रखी है, सेम फॉर्मूला एप्सिलॉन a बाई d एयर। अब देख इसमें d एयर तो है ही नहीं ना, पूरी की पूरी लेंथ कितनी है d में से d/3 निकालो, पहले d में से d/3 निकालो, फिर बाद में करके 2d/3 निकालो, क्या तुम्हें पता चल रहा है कि ये 0 हो जा रहा है, d एयर 0 हो जा रहा है, एयर वाले के लिए कोई स्पेस है ही नहीं, इसलिए पहला वाला है वो 0 लिखा गया। फिर सर ये d3 बाई उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K, 2d/3 अपॉन करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हमें क्या मिल जाएगा, K इक्विवेलेंस मिल जाएगा 6a एप्सिलॉन नॉट K/5/d, ठीक है, काम का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था। इसको और डेप्थ में करने के लिए वेरिफिकेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, अगर ना कुछ याद है तब ये मेथड लगा देना, अदरवाइज एक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के मेथड से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हर किसी के लिए चार्ज सेम लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाएगा सर पोटेंशियल इज इक्वल टू Q/C1, पोटेंशियल लिखा जाएगा Q/C2, पोटेंशियल V3 के लिए लिखा जाएगा Q/C3। अब देख हर एक के लिए पोटेंशियल जो डिवाइड होता है ना वो किस में से आया होगा, बैटरी V में से आया होगा, तो लिखा सर V1 प्लस V2 प्लस V3, सिंप्लीफाई किया, यही वाले फॉर्मूले लगाए, Q/C1 Q/C2 Q/C3, चार्ज तो सेम ही होगा, जो इस बैटरी ने निकाला होगा वही वाला चार्ज हर किसी को मिला होगा, तो सबका Q आपस में ही मार दिया। सर सीरीज में अगर है कैपेसिटर तो उसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस लिखा जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C4, ऐसे करके 1 वाला खेल चलेगा। अगर पैरेलल की बात की जाए तो हर किसी पैरेलल के लिए पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज अलग अलग होगा, मतलब यहां से चार्ज निकला है Q, लेकिन वो डिवाइड हो जाएगा Q1 Q2 Q3 में, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V, चार्ज जो बैटरी ने निकाला वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर किसी में,
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे लिख लिया। अब देखा सर कि Q1 को लिखा जा सकता है C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, C3 इंटू वी, सबका वी आपस में मर गया, बचा सर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और पूरा डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। अगर बात आ जाए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज में 1 वाला खेल और पैरेलल में सर डायरेक्ट सम वाला सम, C1 प्लस C2 प्लस C3 वाला जो रेजिस्टेंस में हुआ करता था उसका यहां पर अपोजिट है। लो, ये बात हमें समझ में आई, डाइलेक्ट्रिक वाली बात भी हमने समझ ली। अब इसके बेसिस पे कितने कितने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो खास क्वेश्चन मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूं, सोल्व करके लाया हूं, लेकिन मेरी मतलब अंतरात्मा ऐसी कहती है कि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा इस चैप्टर में से। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी रटवा सकता था, सीधे इस पे भी फोकस करवा सकता, लेकिन मैं जो रूट्स वाले कंसेप्ट थे वो सारे मैंने समझाए। ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, ये तुम्हें गिनने हैं। मोस्ट प्रोबेबल वाले क्वेश्चन है ये कि यहां से पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हें सोल्व भी करने हैं, कहीं कहीं मैं स्टार मार्क लगा दूंगा कि उस पर खास ध्यान देना। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन टाइम दोगे तो ये क्वेश्चन भी तुमसे बनने लगेंगे, ठीक है। बाकी एक अच्छा क्वेश्चन ये था, हाँ अच्छा क्वेश्चन एक ये भी था, ये वाला क्वेश्चन ये पूछा गया था, एमसीक्यूज में पूछा गया था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था पोटेंशियल जी के बेसिस पे, जहां पर पोटेंशियल जी का फॉर्मूला K/Q1/Q2/R था ना। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए इस पे ध्यान दे रहा हूं, बाकी सब आसान है बीच बीच में तो तुम कर पाओगे। तो लेकिन सर ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में क्या है पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना, देख नोट करके लिखा है, अगर ऐसे ही चार्ज पड़े तो K1Q2/R, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी की और दो चार्जेस रखे गए हैं, तो सर हमें लिखना होगा Q1 पोटेंशियल 1 V1, Q2 पोटेंशियल V2 और दोनों के बीच में इंटरेक्शन वाली सेल्फ एनर्जी K/Q1Q2/R। याद रखना इसके बेसिस पे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो बस यही कहानी है इसके चैप्टर की। बाकी ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैं सोल्व करके दिए हैं आपको। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान भी है जिसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, और जहां कहीं भी आपत्ति दिखे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये वाले क्वेश्चंस नहीं बने थे। न्यूमेरिकल के ऊपर हम और भी प्रैक्टिस राउंड लेके आएंगे, लेकिन तुम अपनी सिचुएशन पहले एक्सप्लेन करो कि तुम क्या चाहते हो। मैं जो आपसे चाहता हूं मैं लिख के आया हूं कि पूरा का पूरा चैप्टर भी मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें से कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है जो IMP हो जो इच्छा मतलब ऐसी कि मोस्ट प्रोबेबल वाली हो और छूट गई हो, ऐसी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल तो ठीक हो, मैंने मतलब बहुत छोटी सी चीज का भी ध्यान रखा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला पॉइंट भी पूछा जा सकता है। यहां पर कंडक्टर के लिए आउटसाइड के लिए पोटेंशियल ऐसे लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखी जाएगी, वो भी मैंने करवाया है। तो वो सारे क्वेश्चंस करवाए हैं जो पास्ट ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर उसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। बस आपका काम ये है कि उस थियरी को एब्जॉर्ब करो, वहां पर जो सिचुएशन या कंसेप्ट मैंने समझाया है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मैंने जो एक दो करवाए उसी को तुम एक्सटेंड करो, उसी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तुम खुद से करो। थ्योरी वाली पार्ट कहीं ना कहीं तुम्हें याद आएगी, तुम पॉइंट्स याद करोगे, तुम्हें याद रह जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स तभी तुम समझ पाओगे या सोल्व कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी, जब आपने प्रैक्टिस की होगी आपने, ठीक है। तो मैं चाहता ये हूं कि इस क्वेश्चंस को आप सोल्व करो खुद से। बहुत कम क्वेश्चंस है इस सेशन में, 10 के आसपास ही क्वेश्चन है, 10-11 ही क्वेश्चन है। इसी के साथ 11 क्वेश्चन, हाँ 11 क्वेश्चन है। बीच में एक दो क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी वाले आप देख लो, इतने कर लो, बस इतने कर लो। बाकी देख लो मतलब कि ये सोच लो, समझ लो, सोल्व कर लो, बस इतना करना है आपको, ठीक है। बाकी इसमें कहीं भी आपको आपत्ति लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसी के साथ इस सेशन का ही और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर का भी करते हैं स्वाहा।